हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट कर दिया था, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर का ये सेकंड पार्ट होने वाला है और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। कौन कौन सा टॉपिक बचा हुआ है, पहले आइए आज की क्लास में हम उसको देख लेते हैं। पहले हम जो टॉपिक देखने वाले हैं आज के क्लास में, ड्रग यूज्ड इन आर्थ्रोस्क्लेरोसिस एंड कंजस्टिव हार्ट फेलियर CHF के बारे में देखेंगे। साथ में देखेंगे ड्रग थेरेपी फॉर शॉक के लिए कौन कौन सी मेडिसिन है जो दिए जाते हैं। क्लियर? बिना किसी देरी के चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे ड्रग यूज्ड इन आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस क्या होता है, पहले वो समझ लीजिए। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस क्या है? क्रोनिक आर्टियल डिजीज है। क्या है? क्रोनिक आर्टियल। क्रोनिक का मतलब होता है जो ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक क्या हो, चल रही हो। क्रोनिक का मतलब क्या होती है? ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक क्या हो, चल रही हो। और आर्टियल मतलब होता है हमारी आर्टरी में, हमारी धमनी की एक समस्या है, एक बीमारी है, जिसमें आर्टरी की इनर वॉल पे क्या हो जाता है, इंटीमा, जो इसकी इनर वाल होती है, जो आर्टरी की, जो हमारी धमनी की अंदर की जो परत होती है, उस पर लिपिड या कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल आके क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। यानी फैटी सब्सटेंस जमा हो जाते हैं, कैल्शियम जमा हो सकते हैं, और साथ में फाइब्रस टिश्यू या ये सब चीज़ें आके क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, प्लेग बना देते हैं। और प्लेग बना देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, जगह उनकी कम हो जाएगी। उनकी जो जगह, जो ब्लड जो फ्लो हो रहा था, वो क्या हो जाएगा, सकरा हो जाएगा। ऐसा समझिए, मान लीजिए आपके घर पे मोटर की पाइप है, यानी टुल्लू लगा हुए हैं, और आपके पाइप में जाके कुछ कचड़ा फंस गया, कहीं पे जम गया, तो उनकी जो वाल होगी, जो यानी जो उसकी होल होगी, वो क्या हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। तो पानी क्या हो जाएगा, कम फ्लो करेगा। तो आप क्या करते हैं, उस पहले मिट्टी को, जो भी चीज़ें उसमें फंसा है, उसको क्या करते हैं, निकालते हैं। तो आर्थ्रोस्क्लेरोसिस है क्या, यानी जो हमारी आर्टरी है, जो वाल्व है, जो एक प्रकार की पाइप है, उसमें क्या हो जा रहा है, लिपिड को, फैटी, कैल्शियम, फाइबर, ऐसे सब चीज़ें जमा हो जा रही हैं। जब जमा हो जा रही हैं तो वहाँ पे क्या बना दे रही हैं, प्लेग, यानी कचड़ा बना दे रही हैं। वहाँ पे जाकर इकट्ठा हो जा रही हैं, तो उससे जिससे उसकी वाल की जो नैरो है, जो उसके छेद है, वो क्या हो जाएंगे, पतला हो जाएंगे। तो हम जो मेडिसिन यूज करेंगे, तो इन सबको निकालने के लिए मेडिसिन यूज करेंगे, यानी इन सबको क्या करेंगे, इन सबको बॉडी से बाहर निकालेंगे, यानी उस जो आर्टरी से, उस आर्टरी से बाहर निकालेंगे। क्लियर? इसमें क्या हो रहा है, आर्टरी नैरो हो जाती है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और हार्ट अटैक, एंजाइना, स्ट्रोक, इन सब का खतरा बढ़ जाता है। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस का मुख्य कारण क्या है, हाई एलडीएल। एलडीएल का मतलब लो डेंसिटी लिपिड के कारण होता है, और और क्या हो जाता है, लो हाई डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिनके कारण आर्थ्रोस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है। यानी लिपिड के मॉलिक्यूल हमारे आर्टरी में आके क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जम जाते हैं और प्लेग फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऐसे हम उसे कहते हैं आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। ड्रग यूज्ड इन आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, देखिए ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो ये यूज किए जाएंगे आर्थ्रोस्क्लेरोसिस में। देखिए, जो क्या करेंगे, ब्लड लिपिड लेवल्स को क्या करेंगे, कम करेंगे। प्लेग फॉर्मेशन को क्या करेंगे, रोकेंगे, यानी वहाँ पे जो इकट्ठा हो रहा था उसको रोकेंगे, और कार्डियोवास्कुलर रिस्क को घटा देंगे। साथ में आर्थ्रोस्क्लेरोसिस के प्रोग्रेशन को स्लो करा देती हैं, जिससे कोई भी जो प्लेग फॉर्मेशन है, यानी लिपिड का जो जमना है, वो क्या हो जाए, स्लो हो जाए। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें पहला जो आता है HMG-CO, यानी HMG-CO रिडक्टेज इनहिबिटर आते हैं, जो स्टेटिन होते हैं। इसमें आता है अटरवास्टेटिन, मोस्ट कॉमन मेडिसिन दिए जाने वाला है आर्थ्रोस्क्लेरोसिस के लिए, याद रखिएगा अटरवास्टेटिन। हम बहुत देखते हैं अटरवास्टेटिन बहुत ज़्यादा दिया जाता है आर्थ्रोस्क्लेरोसिस के लिए। और साथ में दिया जाता है क्या है, सिमवास्टेटिन, रोसुवास्टेटिन, और साथ में लोवास्टेटिन। आगे हम बात करेंगे बाइल एसिड सिक्वेस्टेरेंस की, जिसमें क्या होता है, कोलेस्टायरामीन आता है, साथ में क्लोस्टिपोल आता है, साथ में फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव आता है, जिसमें क्या है, जेमिम्ब्रोजिल आते हैं, साथ में फिनोफाइब्रेट भी आते हैं। ये सब मेडिसिन हैं। क्लियर? आगे हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर की, जिसमें आता है एजिटिमाइब, और साथ में निकोटिनिक एसिड में आते हैं निकोटिनिक एसिड। साथ में एंटीप्लेटलेट ड्रग भी आते हैं, जैसे एस्पिरिन आप सबको पता है, जो प्लेग बनते हैं उसको डाइल्यूट करने को, यानी उसको खत्म करने के लिए लिया जाता है। और साथ में क्या होता है, ये एनाल्जेसिक भी है, यानी दर्द को भी कम करता है। क्लियर? फीवर को भी कम करता है एस्पिरिन। आगे इसमें जो है क्लोपिडेग्रेल भी आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी दिया जाता है अक्सर इस वाली बीमारी में। हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, यानी कैसे दवाएं काम करती हैं। ये दवाएं करेंगी डिक्रीज एलडीएल, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लो कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगी। इंक्रीज करवा देंगी हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देंगे। यानी याद कर लीजिएगा, एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। ये क्या होते हैं, लिपिड होते हैं। हम सबको पता है लिपिड क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के ही मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। आगे बात करिएगा रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड को क्या कर देते हैं, रिड्यूस करा देते हैं, जिससे प्लाज्मा फैट लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इनहिबिट कर देंगे प्लेग प्रोग्रेशन को, जो प्लेग बन रहा था उसकी बढ़ने
को क्या करेंगे, रोक देंगे और साथ में इंप्रूव कर देंगे एंडोथेलियल फंक्शन को, यानी आर्टरी वॉल के फंक्शन को क्या बना देंगे, अच्छे बना देंगे यानी उनको सुधार देंगे। प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस का मतलब था क्लॉट, यानी क्लॉट बनने का जो खतरा होता है उसको क्या करेंगे, प्रिवेंट कराएंगे, यानी उस खतरे को क्या करवा देंगे, कम करवा देंगे। ये सब मेडिसिन है। डोज की बात करें तो अटरवास्टेटिन जो दिया जाता है 10 से 40 mg पर डे, सिमोस्टेटिन दिया जाता है 10 से 20 mg पर डे, फेनोफाइब्रेट दिया जाता है 145 से 200 mg पर डे, और जेमिब्रोजिल दिया जाता है 600 mg दिन में 2 बार, और साथ में दिया जाता है इटिमाइब जो 10 mg पर डे दिया जाता है, साथ में कोलेस्टारामीन दिया जाता है 4 से लेकर 16 mg पर डे दिया जाता है। क्लियर। इंडिकेशन की बात करें यानी किस किस में ये दवाएं दी जाएंगी, तो हम पढ़ रहे हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस, तो मेनली उसमें दिया ही जाएगा, तो दिया जाएगा आर्थरोस्क्लेरोसिस में हाइपर कोलेस्ट्रोलोलेमिया में, यानी जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाए तब हम दवा को देंगे। हाइपरलिपिडेमिया में, यानी जब बॉडी में लिपिड की लेवल बढ़ जाए तब देंगे। साथ में प्रिवेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी CAD की बीमारी में भी इस दवा को दिया जाएगा। पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में दिया जाएगा। स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए इन दवाओं को दिया जाएगा, क्योंकि इस बीमारी के कारण क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। आगे हम बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन किस में नहीं देना है, तो सीवियर लीवर डिजीज में, प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में नहीं देना है, सीवियर रीनल इंपेयरमेंट में नहीं देंगे, मायोपैथी में नहीं देंगे, साथ में हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग रहेगी तो इन दवाओं को नहीं दिया जाएगा। अगला हम जो बीमारी पढ़ेंगे वो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF के बारे में। देखिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक क्या है, क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, एक हार्ट क्या है, अनस्टेबल पंप करता है, यानी जो हार्ट है वो क्या रहा है, अपना काम नहीं कर पा रहा है। देखिए हम एक चीज़ देखते हैं, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हार्ट फेलियर का मतलब सोचते हैं कि हमारा हार्ट क्या हो रहा है, हमारा हार्ट अब बीट नहीं कर रहा है, हमारा हार्ट अब धड़क नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। जिसमें हार्ट धड़कना बंद कर देता है उसे हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उसे हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। हार्ट फेलियर का मतलब होता है हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा, अपना काम करने में फेल हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हैं तो आप फेल हो जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं लेकिन पास नहीं हो पा रहे हैं। वैसे हार्ट अपना काम तो यानी धड़क तो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, अपना काम नहीं कर पा रहा है, मतलब वो ब्लड को सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंचा पा रहा है। जैसे आप सफिशिएंट अमाउंट में जो सफिशिएंट नंबर होता है आप नंबर नहीं ला पा रहे हैं। क्लियर। तो हार्ट अटैक क्या है, यानी कह रहे हैं कि हार्ट अटैक वो कंडीशन होता है जब हार्ट बीट करना बंद कर देता है, जबकि हार्ट फेलियर वह कंडीशन है जिसमें हार्ट क्या करता है, बीट तो कर रहा है लेकिन जो सफिशिएंट जो उसका काम है वो अपना काम नहीं कर पा रहा है पूरी तरह से, उसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर। क्लियर। देखिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक क्लिनिकल कंडीशन है इन विच द हार्ट इज अनएबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू मीट द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी को जितनी ब्लड की रिक्वायरमेंट थी, उस सफिशिएंट ब्लड की हमारी बॉडी में जितनी भी रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट को हमारे जो हार्ट है पूरा नहीं कर पा रहा, अनएबल पंप कर रहा है, यानी उस जो पंप कर रहा है ब्लड को वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण हमारी बॉडी की में जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है पूरा नहीं हो पा रही है। इस कंडीशन को कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ब्लड फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाएगा लंग्स में, लंग्स के अंदर ब्लड रुकने लगेगा। पेरिफेरल टिश्यू लीडिंग कंजेक्शन, जो हमारी जो टिश्यू हैं वो बार बार डिमांड करेंगे किसके लिए, ब्लड के लिए। ब्लड के लिए जब डिमांड करेंगे ब्लड उनको नहीं मिलेगा, तब क्या हो जाएगी हमारी वो जो चीज़ें वो क्या होंगी, फंक्शन उनके स्टॉप हो जाएंगे, कंजेस्टेड हो जाएंगे। क्लियर। सरल शब्दों में कहें हार्ट की पंपिंग पावर कम हो जाना हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का निशानी है। डिफिनेशन की बात करें तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज डिफाइंड एज द कंडीशन in which cardiac output inadequate to meet the normal metabolic needs of the body। हमारी जो कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है ब्लड फ्लो, हमारी जो ब्लड फ्लो है वो क्या है, मेटाबॉलिक हमारी बॉडी के हिसाब से जो नीड है उस हिसाब से सफिशिएंट अमाउंट में नहीं दे पाना, अब क्या होता है, हार्ट फेलियर उसको कहलाते हैं। यानी अगर सफिशिएंट अमाउंट में हमारा हार्ट जो है हमारी बॉडी को फ्लूइड यानी ब्लड जो है नहीं दे पा रहा है, तब उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें आता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जिसमें आते हैं डिगोक्सिन, और उसके बाद है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स दिए जाते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, जैसे फ्यूरोसेमाइड जो लैक्सिस के नाम से मिलता है, हाइड्रोक्सी क्लोरोथियाजाइड भी दिया जाता है, ACE इनहिबिटर दिए जाएंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर दिए जाएंगे, जिसमें क्या है, एनालाप्रिल और कैप्टोप्रिल। आगे बात करें बीटा ब्लॉकर भी दिया जाता है, जैसे मेटोप्रोलोल हो गया, कार्बिडियोल हो गया, वासोडाइलेटर भी दिए जाएंगे, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, हाइड्राजिलिन हो गया। क्लियर। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो हार्ट पे काम करेगा, हार्ट पे काम करेगा तो क्या करेगा, इंक्रीज फोर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन, हमारी हार्ट की कंस्ट्रक्शन बढ़ा देगा, हमारी हार्ट मतलब जल्दी जल्दी धड़केगी, जिसके कारण ब्लड क्या हो, जल्दी जल्दी हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो। इंप्रूव कार्डियक आउटपुट भी बढ़ा देगा, साथ में वर्कलोड क्या करेगा, हार्ट पे भी कम कर देगा। क्यों, क्योंकि हार्ट पे अगर वर्कलोड कम हो जाएगा तो हार्ट अच्छे से काम कर सकेगा। ब्लड वेसल्स के लिए क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को डाइल्यूट करा देगा,
ऑक्सीजन को फैला देगा। प्रीलोड या आफ्टर लोड के उसको क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, यानी इस पर ब्लड वेसल पे ज़्यादा लोड न होने पाए। किडनी के लिए कैसे काम करेगा, इंक्रीज करेगा सोडियम वाटर एक्सक्रेशन को, सोडियम वाटर को क्या करेगा, अधिक मात्रा में एक्सक्रीज आउट करवा देगा, बाहर निकलवा देगा। रिड्यूस करवा देगा सूजन को, इडिमा को, असल में कंजक्शन को। क्लियर। ओवरऑल इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, इंप्रूव एक्सरसाइज टॉलरेंस, जो पेशेंट होगा क्या होगा, उसकी एक्सरसाइज जो टॉलरेंस है वो अधिक हो जाएगी, रिलीफ हो जाएगा ब्रेथलेसनेस, और जो सांस लेने जो उसको दिक्कत हो रही थी वो क्या उसमें क्या हो जाएगा, उसको उसमें आराम हो जाएगा। डोज की बात करें तो डिगॉक्सिन जो होता है 0.025 से 0.25 mg ओरली दिया जाता है दिन में एक बार। फ्यूरोसेमाइड जो लैक्सिस होता है जो कि दिया जाता है, जो कि डायरेटिक से 20 से लेकर 40 mg ओरली दिया जाता है, या आईवी दिया जाता है दिन में 1 या 2 बार। एनालाप्रिल जो दिया जाता है 2.5 से 20 mg ओरली पर डे दिया जाएगा। मेटोप्रोलोल दिया जाएगा 12.5 से लेकर 100 mg ओरली पर डे दिया जाएगा। क्लियर। हम बात करेंगे इसके इंडिकेशन के। इंडिकेशन किस में दिया जाएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, पल्मोनरी एडिमा में, यानी हमारे पल्मोनरी में कोई क्या हो, सूजन हो गया, क्रोनिक हार्ट फेलियर है, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में दिया जाएगा सपोर्टिव थेरेपी के रूप में। कंट्राइंडिकेशन की बात करें किस में नहीं देना है, सीवियर हाइपोटेंशन में, ब्रेकिकार्डिया में, सीवियर रीनल फेलियर में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में, कार्डियोजेनिक शॉक के लिए हम दवा को नहीं देंगे। अगला जो हमारा दवा है वो है ड्रग थेरेपी फॉर शॉक। शॉक के लिए कौन सी दवा देंगे, शॉक मतलब आपको सबको पता होगा शॉक क्या होता है। हम सब देखते हैं अचानक से लोग क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, यानी अपना काम करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, यानी शॉक हो जाते हैं। देखिए शॉक क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल कंडीशन है इन विच जो एडिक्वेट टिश्यू परफॉर्मेंस ऑक्सीजन डिलीवरी टू वाइटल ऑर्गन, जो मेन ऑर्गन जो वाइटल ऑर्गन है, जो स्पेशल ऑर्गन है, उन ऑर्गन के पास क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं हो पाती है, मतलब ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं शॉक। क्लियर। एज रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, सेलुलर हाइपोक्सिया, यानी करें सेलुलर हाइपोक्सिया का मतलब होता है हमारी सेल्स के बाद क्या होगी, हाइपोक्सिया, मतलब वो क्या हो जाएगा, स्टॉप कर देंगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, जो एसिड का होगा उसका मेटाबॉलिज्म होने लगेगा। ऑर्गन फेलियर में डेवलप, हमारे ऑर्गन क्या होंगे, फेल होने लगेंगे, काम करना बंद करने लगेंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे जो वाइटल ऑर्गन है वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। सरल रूप से कह सकेंगे शरीर के अंगों तक पर्याप्त ब्लड नहीं पहुंच पाना या ऑक्सीजन का न पहुंच पाना, हम क्या कहेंगे, वो क्या हो जाता है, शॉक हो जाता है। डिफिनेशन की बात करें तो शॉक इज डिफाइंड ए कंडीशन ऑफ एक्यूट सर्कुलरी फेलियर, यानी हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका क्या है, फेलियर है, जो कि करेक्टराइज बाय रिड्यूस इफेक्ट ब्लड वॉल्यूम एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, जिसमें क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और हमारा कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लीडिंग टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू, हमारी टिश्यू को कम अमाउंट में, यानी जितने अमाउंट में ज़रूरत थी ऑक्सीजन की, उतने अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, और इस कंडीशन को हम कहते हैं शॉक। क्लियर। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें दिया जाता है हाइपोओल्कोनिक शॉक, यानी हाइपोओल्कोनिक ड्यू टू ब्लड और फ्लूइड लॉस के कारण होता है। कार्डियोजेनिक शॉक होता है ड्यू टू फेलियर या हार्ट पंप के कारण देखने को मिलता है। सेप्टिक शॉक होता है जो कि ड्यू टू इन्फेक्शन या एंडोटॉक्सिन के कारण देखने को मिलता है। क्लियर। आगे हम बात करेंगे एनाफिलेटिक शॉक ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन के कारण होता है। न्यूरोजेलिक शॉक होता है ड्यू टू लॉस ऑफ वस्कुलर टोन के कारण देखने को मिलता है। हम बात करेंगे कौन कौन सी मेडिसिन है जो इसमें दिया जाता है शॉक के लिए। वासोप्रेसर होता है, जैसे नॉर एड्रेनलिन, डोपामीन दिया जा सकेगा जो कि न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। इनोट्रोपिक एजेंट होते हैं जैसे डोबुटामिन और डिगॉक्सिन। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर होते हैं जैसे वॉल्यूम, जैसे नॉर्मल सलाइन, डेक्स्ट्रेन। कॉर्टिकोस्टेरॉल्स होते हैं जैसे हार्डोकॉर्टिसोन मोस्ट कॉमन दिया जाता है, हम देखते हैं। हार्डोकॉर्टिसोन को प्राइमाकॉर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और डेक्सामेथासोन आप सबको तो पता ही होगा, इसको भी अक्सर दिया ही जाता है। एंटीबायोटिक की बात करें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिए जा सकते हैं शॉक के लिए। अब एंटी हिस्टामिनिक एड्रेनलिन दिया जाता है, यानी एड्रेनलिन दिया जाए। क्लोरफेनेरामाइन भी दिया जाता है, हम देखते हैं। क्लियर। ये सब मेडिसिनें हैं जो अक्सर आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी, जो अक्सर डॉक्टर लोग यूज करते हैं। अलग अलग हॉस्पिटल वाले अलग अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, यूज करते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें, वासोप्रेसर यानी कॉज क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन, यानी क्या करेगा, वासो को कंस्ट्रक्ट करेगा, हमारे वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करा देगा। अगर ब्लड जो वेसल्स होंगे सिकुड़ जाएंगी तो उसमें कम अमाउंट में ब्लड रुकेगा, ज़्यादा अमाउंट में ब्लड हमारे टिश्यू तक पहुंच जाएगा। इंक्रीज ब्लड प्रेशर को बढ़ा देंगे। इंप्रूव ऑर्गन परफॉर्मेंस, और क्या करेंगे, जो ऑर्गन का जो परफ्यूजन है, यानी जिसका रक्तचाप है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनोट्रोपिक एजेंट क्या करेंगे, इंक्रीज मायोकार्डियल कंट्रैक्टिविटी, जो मायोकार्डियल का कंट्रैक्ट है वो क्या करेंगे,
बढ़ा देंगे। इंप्रूव कर देंगे कार्डियक आउटपुट की, यानी कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ा देंगे। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम को और इंप्रूव करेंगे वेनस रिटर्न को, यानी जो हमारे वीनस में, जो हमारे वेन में जो ब्लड आ रहा था उसको क्या करेंगे, उसको रिटर्न करवा देंगे, जिसके कारण वो बार बार जाके क्या हमारे टिश्यू तक पहुंचे। क्लियर। आगे बात करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड में क्या करेंगे, रिड्यूस इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करवाएंगे। इंप्रूव वस्कुलर रिस्पॉन्सनेस को भी बढ़ा देंगे, जो वस्कुलर रिस्पॉन्सनेस है उसको बढ़ाएंगे। एड्रेनालिन करेंगे ब्रोंकोडायलेटर, हमारी ब्रोंकी को क्या करेंगे, डायल्यूट कराएंगे, वासो को कंस्ट्रक्ट कराएंगे, हमारी वेसल्स को कंस्ट्रक्ट कराएंगे और राइज करवा देंगे, बढ़ा देंगे किसको, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देंगे। डोज की बात करें तो नॉन एड्रेनालिन दिया जाता है 0.05 से 0.5 माइक्रो पर किग्रा पर मिनट। आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू डोपामिन दिया जाता है 2 से 2.5 माइक्रोग्राम पर किग्रा पर मिनट इन्फ्यूजन, आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू। और साथ में डोब्यूटामिन दिया जाता है 2 से लेकर 15 माइक्रोग्राम पर किग्रा पर मिनट वही। उसके बाद हाइड्रोकॉर्टिसोन दिया जाता है 100 से लेकर 300 mg आईवी डेली। एड्रेनालिन दिया जाता है 0.5 mg IM इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, जो कि मेनली किसमें दिया जाता है, एनाफाइलेटिक शॉक के लिए दिया जाता है। क्लियर। बात करिएगा इसके इंडिकेशन की, इंडिकेशन दिया जाता है यानी हाइपोटेंशन में दिया जाता है, कार्डियोजेनिक में दिया जाएगा, सेप्टिक में, एनालेप्टिक में, एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर में दिया जाएगा। ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमने ऊपर भी देख लिए हैं। बात करेंगे इसमें कंट्राइंडिकेशन, यानी किसमें नहीं देना है, किसमें दवा को अवॉइड करना है। सीवियर हाइपरटेंशन में नहीं देंगे, एरिथमियास में नहीं देंगे, इस्टमिक हार्ट डिजीज में नहीं देंगे, हाइपर थायराइड में नहीं देंगे, अगर किसी को थायराइड की समस्या है तो नहीं देंगे। गलत डोज से टिश्यू नेक्रोसिस हो सकता है, नेक्रोसिस का मतलब होता है डेड हो जाना, और गलत अगर डोज दे दिए तो हमारी जो टिश्यू होंगे, जो हमारे सेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्लियर। तो यही इसी के साथ हमारा टॉपिक के साथ ये हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 5 आज के लेक्चर में हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 के लिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, बाय बाय।